हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य जहां तक पढ़ करके छोड़ा था उसी के आगे शुरू करते हैं। तो अशोक से ही शुरू करते हैं। अशोक वाला बचा था। अशोक ने कुछ गुफाओं का निर्माण कराया था और दान में दिया था। तो यही क्वेश्चन पूछता है, जैसे अशोक ने जो गुफाएं निर्माण कराया उसका क्या नाम था। तो पहला लिखो सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, ठीक है, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, ठीक ना। ये तीन गुफाओं का निर्माण कराया कहां पर, नागार्जुन पहाड़ी में। कहां पर, नागार्जुन पहाड़ी में, ठीक है, नागार्जुन पहाड़ी में बनवाया। ये पूछता है, क्या पूछता है कि बताओ सुदामा गुफा का निर्माण किसने कराया, कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण किसने कराया, विश्व झोपड़ी नामक गुफा का निर्माण किसने कराया था। तो इन तीनों गुफाओं का निर्माण कौन कराएगा, अशोक करा रहा है। और किसको देगा, आजीवक संप्रदाय को दे रहा है, ठीक है ना। किसको दान में देने के लिए बनवाया था, आजीवकों को, आजीवक संप्रदाय को, ठीक ना। ये ध्यान रहे, आजीवक संप्रदाय को दान में देने के लिए क्या बनवाया था, इन तीन गुफाओं का निर्माण कराया था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, हमने लिखाया था, मखली पुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली पुत्र गोसाल, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये भी लिख लेना, मखली पुत्र गोसाल थे आजीवक संप्रदाय। जैसे जैन धर्म था, जैन संप्रदाय था, बौद्ध संप्रदाय था, ठीक उसी प्रकार एक और संप्रदाय था उस समय, उसका नाम था आजीवक संप्रदाय। तो ये ध्यान में रखना। अशोक के अलावा दशरथ ने भी बनवाया था, ठीक है ना। गुफा दशरथ द्वारा निर्मित गुफा, निर्मित गुफा, ठीक है, ध्यान रहे। क्योंकि जब भी पूछता है तो दशरथ वाला गुफा भी उसमें दे देता है ताकि आप कंफ्यूज रहे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक। लिखो गोपिका गुफा, गोपिका गुफा, गोपिका गुफा और लोमस ऋषि गुफा, ऋषि गुफा। ये दोनों कौन बनवाया था, तो ये दोनों बनवाया था बाबू दशरथ ने। ये भी मौर्य शासक है, ठीक है ना। दशरथ भी कैसा था, मौर्य शासक था। तो ये ध्यान रहे, गोपिका गुफा और लोमस ऋषि गुफा किसने बनवाया, तो दशरथ ने बनवाया। सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी नामक गुफा कौन बनवाया, तो अशोक ने बनवाया था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं मौर्यकालीन स्तूप। बहुत सारा पूछा गया, सबसे बड़ा स्तूप कौन है, सबसे प्राचीन स्तूप कौन है, ठीक है ना। कौन सा स्तूप कहां पर है, संगमरमर से कौन सा स्तूप बनाया गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग स्तूप, ठीक ना, स्तूप, हेडिंग डालिए स्तूप। और पहला स्तूप आप डालिए, पहला पिपरावा स्तूप, पिपरावा स्तूप, ठीक है, पिपरावा स्तूप लिखो। ये कहां है, ये नेपाल के तराई में स्थित है, नेपाल के तराई में स्थित है, ठीक है ना, नेपाल के तराई में स्थित है, ठीक है ना, नेपाल के तराई में। और नेपाल के तराई में भी अगर दे दे तो कहां लगाना है आपको, सिद्धार्थनगर या महाराजगंज। तो ये ध्यान रखना है कि ये सिद्धार्थनगर में स्थित है, ठीक है ना, सिद्धार्थनगर में, ये ध्यान रखना है। कहां पर, सिद्धार्थनगर में स्थित है अगर पूछ ले तो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये नेपाल के तराई में भी सिद्धार्थनगर पड़ता है। जो ऊपर वाला ऐसे उत्तर प्रदेश आपका है, ठीक है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां सिद्धार्थनगर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये नेपाल के तराई में भी पूछ ले और या एग्जैक्ट लोकेशन दे दे तो भी। लिखो, इसे शाक्यों द्वारा निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण इसे शाक्यों द्वारा निर्मित, ठीक है ना, निर्मित, इसे शाक्यों द्वारा निर्मित है। और लिखो, यह भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है, यह भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है, सबसे प्राचीन स्तूप है, ध्यान रहे, प्राचीन स्तूप है, ठीक है ना, स्तूप है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। कहां मिला है, नेपाल के तराई में, और नेपाल के तराई में भी कहां, सिद्धार्थनगर में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, नेपाल के तराई में ये शाक्यों द्वारा निर्मित है, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। अब लिखो सांची का स्तूप, दूसरा लिखो सांची का स्तूप, सांची का स्तूप,
ठीक ना। सांची का स्तूप किसने, कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया था, अशोक ने निर्माण कराया था, ठीक ना, अशोक द्वारा निर्मित, ठीक ना, द्वारा निर्मित, ऐसे लिख लो, द्वारा निर्मित। ये सब ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना। अशोक द्वारा निर्मित। और सांची का स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश में। सांची में, जैसे सांची के अंतर्गत कई सारे स्तूप हैं, जैसे मान लो ये सांची क्षेत्र है, यहां पर जो स्तूप बना वहां कई सारे स्तूप बने, इन समूहों को कहा गया सांची का स्तूप। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एक ही स्तूप है, ठीक ना, इसके अंतर्गत भी कई सारे स्तूप हैं। तो सांची का महास्तूप लिखो, सांची का महास्तूप, महास्तूप, ठीक ना, या महीन स्तूप, ठीक है ना, सांची का महास्तूप या महीन स्तूप। ये जो सांची का महास्तूप है, इसका निर्माण भी कौन कराया, अशोक ने। इसका भी निर्माण कौन कराया, अशोक। निर्माण अशोक द्वारा कराया गया, ध्यान रहे, अशोक ने करवाया। ये जो महास्तूप है, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का महास्तूप क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है, स्तूप है। अब तक आप लोग क्या करते थे कि सांची का स्तूप जब पूछता था कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप क्या है, तो सांची का स्तूप लगा देते थे। एक्चुअली सांची के अंतर्गत ही कौन आता, सांची का महास्तूप। तो अगर सांची का सबसे बड़ा स्तूप पूछ ले और महास्तूप ना दिया रहे और सांची ही दिया रहे, तो लगा के चले आना, ठीक है ना। तो सांची का महास्तूप सबसे बड़ा है, लेकिन अगर महास्तूप ना दे और सांची का स्तूप दे और पूछे भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है, तो लगा के चले आना बेझिझक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये वाली आपको बात ध्यान में रखना। तो इस प्रकार दो हुए। तीसरा हम लोग करते हैं, तीसरा भरहुत स्तूप। तीसरा लिखो, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप, ठीक है ना, भरहुत स्तूप। ये कहां है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश। निर्माण कौन कराया, अशोक द्वारा, अशोक ने ही निर्माण कराया, अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है ना, अशोक द्वारा निर्माण कराया गया। चौथा लिखो, अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप। ये कहां है, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट लगा लेना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह संगमरमर से बना है, यह संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर से बना है, ध्यान रहे, किससे बना है, सफेद संगमरमर। इसका निर्माण अशोक का एक अधिकारी था जो धर्म प्रचार करने के लिए दक्षिण गया था, उसका नाम था महादेव, उसने करवाया था। अमरावती के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, महादेव द्वारा, महादेव ने, ठीक है ना, महादेव। किसके, ये किसका अधिकारी था, अशोक का, ठीक है ना, अशोक का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, यह संगमरमर का बना, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है ना। ये स्टार लगा लेना कि पूछा गया कि बताओ कौन सा स्तूप संगमरमर से बना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में स्थित है। चौथा, पांचवा लिखो, लिखो, ये हो गया होगा। तीसरा भी अमरावती का एकदम ध्यान रखना, पूछा गया संगमरमर का स्तूप कौन था, ठीक है। अब लिखो सारनाथ का स्तूप, सारनाथ, सारनाथ का स्तूप, ठीक है, सारनाथ का स्तूप। सारनाथ का स्तूप कहां पर है, बनारस में, ठीक है, बनारस। सारनाथ का स्तूप कहां है, बनारस में। इसके अंतर्गत भी कई सारे स्तूप हैं, ये ध्यान रहे, इसके अंतर्गत भी कई सारे स्तूप हैं। और इसका निर्माण भी कौन कराया था, तो कहोगे अशोक द्वारा। कौन, अशोक ने कराया था, ठीक ना। अगर सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया, अशोक ने। सारनाथ का स्तूप कहां पर स्थित है, बनारस में। इसके अंतर्गत भी कई सारे स्तूप आते हैं, जैसे धमेक स्तूप, जैसे धमेक स्तूप, जैसे धमेक स्तूप, या इसी को धर्मराजिका कहते हैं, धर्मराजिका स्तूप, राजिका स्तूप, ठीक है, धर्मराजिका स्तूप, धर्मराज का स्तूप। ये दोनों ही कहां पर हैं, ये दोनों ही कहां है, बनारस में। निर्माण भी इनका कौन कराया, तो अशोक ने निर्माण कराया था। कौन कराया था, अशोक ने निर्माण कराया था, ध्यान रहे, कौन कराया, अशोक ने। कहां है, ये दोनों के दोनों बनारस में है। मैंने पहले ही लिखा दिया, सारनाथ मान लो कि ये सारनाथ शैली के अंतर्गत बनाए गए, इसके अंतर्गत कई सारे स्तूप बनाए गए, इस सबको मिलाकर के सारनाथ स्तूप के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसके अंतर्गत कई सारे हैं और सबका निर्माण कौन कराया था, अशोक ने कराया था। सबके सब कहां है, बनारस में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि उलझन में आ जाना कि जब पूछ ले धमेक स्तूप कहां है तो एकदम चिंतित हो जाए, अरे बाप रे ये कहा गया ससुरा, कुछ नहीं। धर्मराज का पूछे, धमेक स्तूप पूछे,
सब अशोक लगा के आ जाना। कहां पर स्थित है? बनारस में स्थित है, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना। धर्मराजिका, धर्मेक और चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप ये भी कहां पर है? चौखंडी स्तूप ये भी कहां है? ये भी आपका बनारस में। ये किसने निर्माण कराया? अशोक ने, ठीक है ना। अशोक द्वारा निर्मित है, अशोक द्वारा निर्मित। ये सब एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपका था स्तूप। तो स्तूपों के बारे में आपने देख लिया। अच्छा, स्तूप हमने आपको बता दिया तो अच्छा ये तो समझ में आया होगा। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि स्तूप क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको जो पहले मान लीजिए पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए बता देते हैं। एक्चुअली स्तूप क्या होता था, जैसे देखो स्तूप, चैत्य और विहार, विहार, ठीक ना। स्तूप, चैत्य, विहार, ये क्या होता था? ये तीनों शब्दावलियां किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म। ये तीनों के तीनों शब्दावलियां बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप का मतलब होता है कि समाधि स्थल। क्या होता है? समाधि स्थल, समाधि स्थल होता है। समाधि स्थल को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। चैत्य क्या कहते हैं? जहां बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चैत्य कहते हैं। पूजा स्थल, पूजार्थक स्थल, ठीक ना। पूजार्थक ऐसे लिख लो, पूजा स्थल, पूजा स्थल, ठीक ना। पूजा स्थल, जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने जाते थे उसे चैत्य कहते थे। जहां बौद्ध भिक्षु रुकते थे उसे कहते थे निवास स्थल, ठीक ना। निवास स्थल, निवास स्थल। और उसी को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया? विहार कहा गया, ठीक है ना। उसी को क्या कहा गया? विहार। तो जो जैसे मान लो भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो उनके ऊपर समाधि बनाई गई, ऐसे अंडाकार समाधि मतलब अर्धगोलाकार समाधि, ठीक है ना, उल्टा कटोरा कान के समाधि जो बनाया गया इनके ऊपर, इस समाधि के ऊपर मान लो ये समाधि थी, इसके ऊपर जो आकृति बनाई गई ये क्या कहलाया? ठीक है ना, ये कहलाया, यही इस तरीके के बनाया गया था, ठीक है ना, इस तरह का बनाया गया। इसे ही कहा गया क्या? इसे कहा गया स्तूप। इसे कहा गया स्तूप, ठीक है ना। और चैत्य, पहाड़ों को काट करके अंदर, ठीक है, यहाँ पूजा करने के लिए क्या बनाया जाता था? स्तूप बनाया जाता था। और इसके आगे पीछे घूमने के लिए और पहाड़ों में घुसने के लिए ये द्वार होते थे और ऊपर खिड़कियां बनाई जाती थी। इस प्रकार चैत्य बनता था। और विहार तो आपको पता है रहने का स्थान, ठीक है ना। हालांकि गुफाओं में भी वो, लेकिन कहने का मतलब है तीन शब्दावलियां आपको याद होना चाहिए। स्तूप, समाधि स्थल को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? स्तूप। चैत्य किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षु जहां पूजा करने जाते हैं उसे कहते हैं चैत्य। जैसे हिंदू लोग जहां जाते हैं पूजा करने उसे कहते हैं मंदिर। जैसे इस्लाम धर्म के लोग जहां जाते हैं पूजा करने उसे कहते हैं आपका मस्जिद, ठीक है ना। ईसाई लोग जहां जाते हैं उसे कहते हैं गिरजाघर। ठीक उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु जहां जाते हैं पूजा करने उसे कहते हैं चैत्य। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये वाला भी देख लिया। तो ये सारा नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ऑनलाइनर होता है। तो अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लिखो मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, सिक्के। मौर्य काल में कुछ सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है ना। तो मौर्य काल में कुछ सिक्कों की जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र में भी मिलता है। तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में होना चाहिए। जैसे लिखो सबसे पहले सुवर्ण, सुवर्ण, पर्ण, मासक, मासक और आहत सिक्के, आहत सिक्के, ठीक है ना, सिक्के। ये तीन प्रकार के सिक्के आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब सुवर्ण क्या होता था? जो सोने का सिक्का था उसे कहते थे सुवर्ण। क्या कहते थे? सुवर्ण। सोने के सिक्कों को क्या कहा गया? सोने का सिक्का, सिक्का। सोने का सिक्का कहलाया सुवर्ण। क्या कहलाया बाबू? सोने का सिक्का सुवर्ण कहलाया। पर्ण, पर्ण क्या मतलब? चांदी के सिक्के को क्या कहा गया बाबू? चांदी के सिक्के को कहा गया, चांदी के सिक्के को कहा गया पर्ण। क्या कहा गया? चांदी के सिक्के को कहा गया पर्ण। मासक क्या था? आपसे ऐसे पूछेगा बताओ मौर्य काल में पर्ण क्या था? गाय, भैंस, घोड़ा, सिक्का, ऐसे आपसे पूछ लेगा, बस सिंपल सा। मासक तांबे का सिक्का होता था, तांबे का सिक्का, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, तांबे का सिक्का, सिक्का।
ठीक ना, तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का क्या था, ये ध्यान रहे। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो आहत सिक्का था इसे राजा लोग नहीं जारी करते थे, ये ध्यान रहे। आहत सिक्का क्या था भाई साहब, अभी जो आप देखते हो जो सिक्के बनते हैं वो टकसाल में बनते हैं, टकसाल समझ रहे हो नहीं भाई साहब, उसके लिए पूरा बाकायदा जगह होता है बनाने का। लेकिन जो आहत सिक्के थे ये भाई किसी राजा ने नहीं जारी किया, बल्कि इनको पीट पीट के दो धातुओं के बीच में, जैसे मान लो दूठे तराजू बटखरा ले लो, अब बटखरवा पे एक बीचों में धाई के ऐसे ऐसे कूच कूच के भाई साहब बनाते थे, तो वो आहत सिक्का मतलब भाई साहब पंच मार्क कॉइन, ठीक है ना, इसी को कहते हैं पंच मार्क कॉइन। तो कूट कूट के ये सिक्के बनाए जाते थे। न तो इनका आकार फिक्स था, न तो इनका वजन फिक्स था, न तो भाई साहब इनका कुछ भी फिक्स था। तो ये क्या थे, किसी राजा द्वारा जारी नहीं किए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान लो। आहत सिक्के किसी राजा द्वारा नहीं जारी किए गए थे। तो कूट कूट के दो धातुओं से कूट के बनाया जाता था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी राजा द्वारा इसे नहीं जारी किया गया था। क्योंकि देखो हमारी सरकार अगर जारी करती है तो कोई सिक्का, मान लो 5 का सिक्का, तो 5 का सिक्का जितना वजन होगा वो पूरे देश में उतने वजन का होगा। ऐसा नहीं है कि 5 का सिक्का हमारे यहाँ भाई सब 50 ग्राम का है तो तुम्हारे यहाँ 100 ग्राम का, तो हमारे यहाँ 10 ग्राम का, तुम्हारे यहाँ 20 ना। अगर 5 का सिक्का 10 ग्राम का है तो पूरे भारत में 10 ग्राम का होगा। आहत सिक्का ऐसा नहीं था। तो ये इसीलिए कि भाई साहब ये राजाओं द्वारा नहीं जारी किया गया था, श्रेणी संगठनों द्वारा जारी किया जाता था, ठीक है ना। तो जो श्रेणी संगठन, अपने कई सारे श्रेणी संगठन है, तो अपने अपने हिसाब से भाई साहब जारी कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा बताओ स्वर्ण क्या था, सोने का सिक्का था। पण क्या था, चांदी का सिक्का था। मासक क्या था, तांबे का सिक्का था। आहत क्या था, यह भी एक प्रकार का सिक्का था। आपसे पूछेगा आहत क्या था, तो कह देना एक प्रकार का सिक्का था, लेकिन राजाओं द्वारा जारी नहीं था, ठीक है ना। अब ये हो गया। अगला अब लिखो मौर्यकालीन अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी नाम पूछता है कि कौन किसका कार्य था। मौर्यकालीन अधिकारी, ठीक है ना। मौर्यकालीन अधिकारी जैसे समाहर्ता, सन्निधाता, समाहर्ता, सन्निधाता, समाहर्ता, सन्निधाता, अकराध्यक्ष, सीताध्यक्ष, ठीक ना। उसके अलावा गोप, उसके एक और लिख लो, दंडपाल के बाद लिख लो गोप, ठीक ना। ये सारे अधिकारी हैं, ठीक ना। ये सारे अधिकारी हैं, ठीक ना। ये सारे अधिकारी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब इनका काम पूछता है। समाहर्ता का काम क्या था, समाहर्ता क्या करता था, तो ये राजस्व प्रमुख था, राजस्व प्रमुख, ठीक ना। राजस्व का प्रमुख था। क्या करता था, टैक्स वसूली किसका काम था, इसी का काम था। टैक्स वसूली इसी का काम था, ध्यान रहे भाई साहब। समाहर्ता क्या था, टैक्स वसूली। तो पूछेगा बताओ मौर्य काल में टैक्स वसूलने का काम किसके अधीन था, तो कह देना समाहर्ता के अधीन, ठीक ना। समाहर्ता नामक अधिकारी क्या काम करता था, राजस्व का प्रमुख था और टैक्स वसूली इसी के अंतर्गत होता था, ठीक ना। तो ये ध्यान रहे भाई साहब। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, जो पैसा जुटा है उसका देख रेख कौन करता था, सन्निधाता। इसे कहते थे कोषाध्यक्ष। क्या कहते थे, कोषाध्यक्ष, ठीक ना, कोषाध्यक्ष, ठीक ना, कोषाध्यक्ष। अब देखो अकराध्यक्ष, जो खनिज विभाग था उसका प्रमुख कौन था, ये, ठीक ना, खनिज विभाग का प्रमुख, खनिज विभाग का प्रमुख कौन था, अकराध्यक्ष, ठीक ना। ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सीता, राजकीय भूमि, जैसे आज भी होता है ना, जमीन जो क्या सरकारी जमीन होता है ना, तो उस समय जो सरकारी जमीन होता था, जो राजा के अधीन जमीन होता था, उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष, ठीक ना। तो ये ध्यान है, राजकीय भूमि का देख रेख करने वाला, ध्यान रहे। ये ध्यान है, राजकीय भूमि का देखरेख करने वाला। दंडपाल, भाई साहब पुलिस अधिकारी। दंडपाल क्या था, पुलिस अधिकारी, ध्यान रहे। पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था, दंडपाल, पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, दंडपाल। गोप, ये जनगणना करता था,
ठीक ना, जनगणना, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। बताओ, मौर्य शासक बड़े चतुर थे, ससुरा अधिकारी भी नियुक्त कर रखे थे कि कौन जनगणना का काम करेगा। इस ससुरा जनगणना करता था, इससे पता चलता था सरकार को कि कितने लोगों के पास कितने जानवर हैं, कितने खेत हैं, कितना टैक्स वसूली किया जा सकता है। जब सही तरीके से जनगणना होगा तभी तो सही तरीके से भाई साहब टैक्स वसूल कर सकते हो, पता चलेगा ना कि किनके पास क्या क्या है। तो ये जनगणना और पशु गणना करता था, तो इससे पता चलता था कि कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, कितने लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। बहुत चतुर था। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था भाई साहब, बड़े चतुर राजा थे। तो ये सब ध्यान रखना। समाहर्ता राजस्व प्रमुख होता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, अकराध्यक्ष जो खनिज विभाग था उसका प्रमुख था भाई साहब, सीताध्यक्ष राजकीय भूमि से होने वाली आय इत्यादि को देखता था, दंडपाल पुलिस अधिकारी था, गोप भाई साहब जनगणना से जुड़ा अधिकारी था, ठीक है ना। जनगणना, पशु जनगणना, ये सारा काम करता था। तो ये हो गया मौर्यकालीन अधिकारियां। इतना तो आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक ना, कि बताओ सीताध्यक्ष कौन था। राजकीय भूमि को सीता कहते थे और उस पर जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसे कहते थे सीताध्यक्ष। तो पूछ लेगा कि सीता क्या था, तो कह देना राजकीय भूमि। आजकल के जो कहते हो ना कि बंजर जमीन है बाबू, बंजर जमीन का मतलब वो भी तो सरकार का है। तो उस समय जो बंजर था समझ लेना उसे कहते थे सीता। सीता माने भाई साहब राजकीय भूमि, और उस पर जो अधिकारी नियुक्त हुआ उसे कहते थे सीताध्यक्ष। तो ठीक है ना, ध्यान रहे, भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब लिखो मौर्यकालीन गुप्तचर, मौर्यकालीन गुप्तचर। यहां से क्वेश्चन बना है, कैसे बना है देखो। जैसे पहला महामात्य सर्प, महामात्य सर्प, गुप्तचरों को क्या क्या कहा जाता था। महामात्य सर्प, गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष, ठीक ना, गूढ़ पुरुष। उसके अलावा तीसरा संस्था, क्या नाम था, संस्था, संस्था। चौथा संचार, क्या था, संचार। ये चार प्रकार आपको देखने, इसके अलावा भी थे लेकिन इतना कम से कम आपको देखना है। अब जैसे देखो, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, आपसे पूछेगा कि बताओ मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहते थे, तो कह देना महामात्य सर्प कहते थे। क्या कहते थे, महामात्य। आपसे देगा क्वेश्चन, देगा कि बताओ महामात्य सर्प थे सांप, गोजर, हाथी, गुप्तचर। तो आपको क्या लगा के आना है, गुप्तचर। महामात्य सर्प का कार्य क्या था, गुप्तचरी से संबंध रखना है। अब गूढ़ पुरुष किसे, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया, स्टार लगा लेना। गूढ़ पुरुष किसे कहते हैं, गूढ़ पुरुष था भाई साहब सेनाध्यक्ष, भाई साहब रथ सेना का प्रमुख, भाई साहब पैदल सेना का प्रमुख। गुप्तचर तो लगा कर आओगे गुप्तचर, गूढ़ पुरुष का मतलब गुप्तचर। संस्था, इस तरीके से किस तरीके से काम करते हैं उसके आधार पर ये दोनों, संस्था और संचार। जो घूम घूम कर गुप्तचरी करते हैं उसे कहते हैं संचार, और जो एक जगह खड़े होकर के मतलब एक जगह स्थिर। अगला है मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, प्रशासन, ठीक है। अगला है मौर्यकालीन प्रशासन। अब देखो मौर्यकालीन प्रशासन कैसे था, कैसे काम करता था, उसे भी देखते हैं। अब देखो मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन था, साम्राज्य था। सबसे ऊपर क्या था, साम्राज्य था। अब साम्राज्य किस में बटा था, तो कहोगे प्रांतों में बटा था, प्रांतों में बटा था। साम्राज्य किस में बटा था, प्रांतों में। और प्रांत का विभाजन किस में हुआ था, तो कहोगे विषय में, विषय या आहार में, विषय या आहार में, ठीक है ना, विषय या आहार में, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर और देखा जाए विषय किस में बटा था, तो कहोगे ये था स्थानिक। क्या था, स्थानिक, स्थानिक। इसके नीचे क्या था, द्रोणमुख था, द्रोणमुख, ठीक है ना, द्रोणमुख। इसके नीचे क्या था, खारवटिक था, खारवटिक, ठीक है ना, खारवटिक। ये स्थानीय प्रशासन की इकाइयां हैं। क्या है, प्रशासन की इकाइयां हैं। तो ये आपको इसमें चिंता नहीं होना चाहिए, खारवटिक, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें क्या था, संग्रहण, संग्रहण, ठीक है ना, संग्रहण। और सबसे नीचे क्या था, ग्राम, ठीक है ना, सबसे नीचे ग्राम था। अब देखो जैसे आज देखो समझो, जैसे
ये पूरा साम्राज्य है। साम्राज्य प्रांतों में बटा होता है आज। जैसे क्या होता है, ऊपर केंद्र सरकार होती है, केंद्र होती है ना, यहाँ कौन होता है, पीएम होते हैं, पीएम महोदय और राष्ट्रपति महोदय, ठीक ना। उसके नीचे राज्य होते हैं, तो राज्यों के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक ना। तो ये उस तरह बटा है जैसे आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है। ठीक उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य भी बटा था, पूरा पूरा मौर्य साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य के अधीन प्रांत थे और प्रांतों के अधीन विषय थे, और जैसे ये पूरा साम्राज्य हो गया, और साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बटा था, उसे प्रांत कहा गया। और प्रांतों को भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया, जिसे विषय कहा गया, ठीक ना। विषय भी गांव में बटे थे, गांवों के समूह के रूप में थे, ठीक ना। इसी प्रकार ये शासन की इकाई थी, और सबसे नीचे क्या था, गांव था, ठीक ना। अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या थे, ठीक ना। अभी के लिए बस समझो कि ये क्या था, ये क्या था, साम्राज्य। यहां पर कौन मुख्य था, तो कहोगे राजा। यहां का प्रमुख कौन था, राजा। प्रांतों के प्रमुख कौन थे, कुमार, ठीक ना। प्रांतों के प्रमुख कौन थे, तो इसके युवराज। प्रांतों के प्रमुख कौन थे, युवराज थे, ठीक ना। प्रांतों के प्रमुख युवराज थे, ठीक ना। ये ध्यान रखना, प्रांतों के प्रमुख कौन थे, युवराज थे। उसके अलावा विषय के विषयपति थे, ठीक ना। जिला होता था विषयपति, ठीक ना, विषयपति, ये ध्यान रहे, युवराज। अब स्थानिक 800 गांवों का समूह क्या कहलाता था, 800 गांवों का समूह, ठीक ना। ये क्या था, 800 गांवों का समूह था, समूह था, ठीक ना। द्रोणमुख कितना था, 400 गांव का समूह, गांव का समूह था, 400 गांव का समूह था। खारवटिक क्या था, 200 गांव का समूह था, गांव का समूह, ठीक ना, 200 गांव का समूह था। संग्रहण क्या था, संग्रहण क्या था, 100 गांव का समूह था, 100 गांव या ग्राम का समूह था, ठीक ना, गांव का समूह। और प्रशासन की सबसे निचली इकाई, प्रशासन की सबसे निचली इकाई, सबसे निचली इकाई, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है, पूरा साम्राज्य का मालिक कौन था, राजा महोदय थे। कौन थे, राजा महोदय थे। उसके अलावा साम्राज्य किसमें बटा था, प्रांतों में। प्रांत के मुखिया युवराज, मतलब राजा का बेटा यहां पर नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना। उसके नीचे क्या था, जिला स्तर पर विषय था। इसके प्रमुख कौन थे, विषयपति। स्थानिक, अब देखो प्रशासन की इकाई क्या हो गई, स्थानिक, जिसमें 800 गांवों का समूह था और इस प्रकार शासन होता था, उसे कहते थे स्थानिक। तो आपसे पूछेगा कि बताओ मौर्य काल में स्थानिक क्या था, तो कह देना 800 गांवों का समूह था। द्रोणमुख क्या था, कह देना 400 गांवों का समूह था। खारवटिक क्या था, 200 गांवों का। द्रोणमुख 400, खारवटिक 200 और संग्रहण 100। कुछ नहीं करना है, ये 800 है, इसे और आधा कर देना, आधा कर देना, आधा कर देना, ऐसे करके आ जाओगे, ठीक है ना। खारवटिक एक याद कर लेना इधर से, स्थानिक, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, ठीक है ना। स्थानिक द्रोणमुख, स्थानिक द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपसे पूछेगा खारवटिक में कितने गांव शामिल होते थे, 200 गांव, संग्रहण में 100 गांव, द्रोणमुख में 400, स्थानिक में 800, ऐसे करके आपको ये ध्यान में रखना। अब देखो क्या है, प्रांतों के बारे में पूछा। अब प्रांत के प्रमुख कौन है, युवराज। कौन है बाबू, युवराज। अब यहां ध्यान में रहे कि यहां पर प्रांत उस समय कितने प्रांत थे और उनकी राजधानी पूछता है। तो यहां पर नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य के समय प्रांत, प्रांत कितने थे, 4। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांत थे, 4। अब लिखो अशोक के समय, अशोक के समय 5 प्रांत हो गए, 5 प्रांत हो गए। कितने हो गए, 5 प्रांत। अब कैसे 5 प्रांत, जब आप अशोक को आपको पढ़ाए थे तो अशोक ने एक क्षेत्र जीता था, कलिंग। कलिंग को जीत करके इसने अपने साम्राज्य की पांचवा बनाया, ठीक है ना, 5वां प्रांत बनाया। अब यहां पूछता है कि इनकी राजधानियां, अब ये 5 दो हैं, इनका ध्यान रखना है। जैसे उत्तरापथ, उत्तरापथ पहला प्रांत क्या है, उत्तरापथ। दूसरा प्रांत दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, ठीक है ना। तीसरा प्राची, प्राची। और चौथा अवंती, अवंती।
पांचवा कलिंग, पांचवा कौन जीता? कलिंग को जीता था, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब इनकी राजधानी पूछता है, उत्तरापद की राजधानी तो कहोगे तक्षशिला, तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। दक्षिणापद की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी, ठीक है ना, सुवर्णगिरी, ये ध्यान रहे, सुवर्णगिरी, ठीक है ना। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है ना, पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है ना, अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी, तोसली, ठीक है ना, तोसली, ये ध्यान रहे, कहाँ थी? तोसली थी। उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले पे, ठीक है ना, हम लोग आते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। ये हो गया हमारा मौर्यकालीन प्रशासन, ठीक है ना, मौर्यकालीन प्रशासन, ये आपको ध्यान में रखना है। लिखो कृषि, कृषि, पशुपालन, पालन और वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था, सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया, किसको किसको? कृषि को, पशुपालन को और वाणिज्य व्यापार को मिलाकर क्या बोला जाता था? भाई साहब ये ध्यान रहे, क्या बोला जाता था? वार्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्ता। उसके अलावा लिखो मौर्यकालीन टैक्स, टैक्स भी लिखो। मौर्यकाल के टैक्स कौन कौन से थे? तो टैक्स में लिखना आपको, एक था बलि, एक था बलि, दूसरा भाग, तीसरा प्रणय कर, प्रणय कर, ठीक है ना। 3 कर आपको ध्यान में रखना है, भाग, बलि और प्रणय कर। ये क्या था? ये दोनों बलि और भाग क्या थे? भू राजस्व कर था। क्या था? भू राजस्व, ठीक ना। आप जमीन में जो उपजा रहे हो उस पर जितना आप उपजाए हो उसका 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा क्या कर दिया जाता था? राज्य को दिया जाता था। तो जमीन से होने वाली आय को भू राजस्व के रूप में या उत्पादन पे लगने वाले आय को भू राजस्व के रूप में जाना जाता था। प्रणय कर क्या था? आपातकालीन कर को क्या कहा जाता था? आपातकालीन कर। जैसे मान लो किसी दूसरे राज्य ने मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसमें भाई साहब सेना को खर्चा चाहिए, सेना अधिक चाहिए, उसके लिए पैसा भी अधिक चाहिए, तो उस समय राजा क्या कर सकता था? भाई साहब आप पर टैक्स लगा सकता था। तो इस कर को कहा गया प्रणय कर। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, उसे कहा गया प्रणय कर। उसके अलावा एग्रोनोमोई, अरेस्टोनोमोई भी लिख लो, लिख लो। एग्रोनोमोई, अरिस्टोनोमोई, अरिस्टोनोमोई, एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, ठीक ना। ये दोनों क्या थे? नगर के अधिकारी थे। क्या थे? नगर के 2 प्रमुख अधिकारी थे, नगर के अधिकारी थे। ये भी लिख लो, नगर के अधिकारी थे, अधिकारी थे, ठीक ना, नगर के अधिकारी थे, ये लिख लें। अब हम लोग आ जाते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर, ठीक है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या क्या क्वेश्चन बना है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र। अब ध्यान दो, इसकी खोज सबसे पहले, खोज कब हुई थी? तो ये ध्यान रखना है, इसकी खोज हुई थी 1909 में। कब हुई? 1909 में। किसने खोजा? शाम शास्त्री ने, शाम शास्त्री ने। इसकी खोज कौन किया? शाम शास्त्री ने। कब किया? 1909 में। कब किया गया? 1909 में। भाई साहब इसकी भाषा क्या है? अर्थशास्त्र की भाषा क्या? अर्थशास्त्र किताब किस भाषा में लिखा गया? तो कहोगे संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और भाई साहब इसमें क्या लिखा गया? यह किससे संबंधित है? इसका विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र नाम सुनकर क्या आप समझ रहे होंगे? अर्थशास्त्र नाम सुनकर के आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कोनो इकोनॉमी संबंधी होगा। ना बाबुआ ना, इसका संबंध है राजनीति। किससे? राजनीति और प्रशासन से है। किससे? राजनीति और प्रशासन से संबंधित है, पूछा गया है, ठीक ना, राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। लेखक, भाई साहब इसमें लेखक का नाम नहीं मिलता है,
ठीक है ना। आगे परवर्ती काल के लेखकों ने कहा कि कौटिल्य ने ऐसे कहा, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ऐसे कहा, तब जाके पता चला कि ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का संबंध कौटिल्य से है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे, कौटिल्य का नाम अर्थशास्त्र में नहीं लिखा है। ठीक है ना। अब लेखक क्या है, तो देखो इसके 3 नाम मिलते हैं। एक मिलता है विष्णुगुप्त, क्या मिलता है, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। दूसरा क्या मिलता है, चाणक्य, चाणक्य। और क्या मिलता है, कौटिल्य। ठीक ना, कौटिल्य। ये 3 नाम मिलता है। किसका, ये तीनों ही नाम है। अगर पूछे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कह देना विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य। तीनों नाम एक ही है। ठीक है ना, ये मत सोचना कि तीनों अलग अलग नाम है, तीनों एक ही नाम है। देखो कौटिल्य का नाम चाणक्य है, चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य है, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। कोई पूछ ले तो ध्यान में रखना। अच्छा, विष्णुगुप्त का मतलब क्या है, या वास्तविक नाम था इसका, वास्तविक नाम था। ठीक ना, मूल नाम या वास्तविक नाम या मूल नाम। ठीक है ना, वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। ठीक है ना। चाणक्य क्यों कहते हैं इसे, चाणक्य का पुत्र था, चाणक्य का पुत्र था, इसलिए इसे कहा गया चाणक्य। ठीक है ना। कुटिल गोत्र का था, कुटिल, कुटिल गोत्र का था, इसीलिए इसे कहा गया कौटिल्य। क्या कहा गया, कौटिल्य कहा गया। अब देखो अर्थशास्त्र में कितने भाग हैं, अर्थशास्त्र में कुल कितने भाग हैं। ठीक ना, भाग कितना, अर्थशास्त्र में कुल कितना भाग, 15 भाग है। भाई साहब उपभाग कितने हैं, उपभाग, उपभाग की संख्या 180 है। कितनी, 180। श्लोक कितने हैं, श्लोक कितने हैं, तो श्लोक कहोगे 6000 श्लोक हैं। कितने हैं, 6000 श्लोक हैं। ये ध्यान रहे, कितने हैं, 6000 श्लोक हैं। भाई साहब अर्थशास्त्र में ही भाई साहब सप्तांग सिद्धांत दिया गया। अब ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, ध्यान रहे, अभी बताते हैं। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, ठीक ना, सिद्धांत। अब ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, प्रशासन को चलाने हेतु, प्रशासन संचालन हेतु, प्रशासन संचालन हेतु 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 7 समूहों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए 7 बॉडी, 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से लोग हैं, उन्हीं को मिलाकर कहा गया सप्तांग सिद्धांत। तो आपसे पूछेगा सप्तांग सिद्धांत कहाँ है लिखा, तो कह देना अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में किसका लेखन है, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य का। यह सब ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है ना। अब सप्तांग सिद्धांत क्या क्या है, देखो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है राजा होना चाहिए। पहला राजा होगा, दूसरा अमात्य मतलब मंत्री परिषद, ठीक ना, अमात्य राजा होगा, अमात्र होगा, राजा अमात्य, जनपद मतलब भाई साहब क्षेत्र होगा जहां वो शासन करेगा। चौथा राजा अमात्य जनपद, दुर्ग होगा, भाई साहब किलेबंदी वाली बात होती है। ठीक ना। पांचवा राजा अमात्य जनपद दुर्ग, कोष भाई साहब जैसे भारत सरकार का आकस्मिक निधि है, ठीक ना, लोक लेखा निधि है कि नहीं है, उसी प्रकार राजा के भी पास कोष होना चाहिए जो भाई साहब समय समय पर काम करे। ठीक है ना, कोष होगा। जैसे आज भारत सरकार का फंड है ना, उसी प्रकार उस समय भी फंड मतलब कोष बना था कि जिसमें पैसे सरकारी खजाने, एक तरह से सरकारी खजाना था कोष। ठीक है ना। राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष, दंड मित्र क्या था, दंड मतलब सेना, सेना को क्या कहा गया, सेना होनी चाहिए। ठीक ना, दंड मतलब सेना। सातवां मित्र होना चाहिए भाई साहब, मित्र होगा तभी तो भाई साहब शत्रु पर भाई साहब जीत हासिल कर सकते हो। अब पाकिस्तान हमारा शत्रु है तो भाई साहब श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान को हम क्या चाहते हैं कि हमारा मित्र बन जाए, ईरान को क्या चाहते हैं, मित्र बन जाए। ठीक है ना, तो ये श्रीलंका को क्या चाहते हैं, नेपाल को क्या चाहते हैं कि हमारा मित्र बने। तो शत्रु अगर होगा तो मित्र भी बनाना पड़ेगा ना, तो ये सब ध्यान रहे। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत ये सारे 7 बॉडी आते हैं। प्रशासन संचालन के लिए 7 लोग जरूरी मानता है कौन, कौटिल्य कहता है कि ये 7 लोग अगर रहेंगे तो प्रशासन अच्छे से चलेगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं आपका। देखो अर्थशास्त्र की खोज कब हुई थी, 1909 में। कौन किया, श्याम शास्त्री महोदय ने। अर्थशास्त्र की भाषा क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। इसके लेखक कौन है, कौटिल्य
कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, भूलना मत, दूसरे का नहीं है। विष्णुगुप्त क्यों कहते हैं? उसका मूल नाम था। चाणक्य क्यों कहते हैं? चाणक्य का पुत्र था। कौटिल्य क्यों कहते हैं? कुटिल गोत्र का था, इसलिए उसे कौटिल्य कहा गया। भाई साहब, अर्थशास्त्र में कितने भाग हैं? 15। उपभाग कितने हैं? 180। अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं। सप्तांग सिद्धांत किसमें दिया गया है? अर्थशास्त्र में दिया गया है। राजा, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? राजा शामिल होता है, अमात्य शामिल होता है, जनपद होता है, दुर्ग होता है, कोष होता है, दंड होता है, मित्र होता है। ये सारे लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? एक प्रकार का सप्तांग सिद्धांत बनाते हैं। तो पूछेगा सप्तांग सिद्धांत किसके लिए काम करता है? प्रशासन संचालन हेतु। सप्तांग सिद्धांत कहां दिया गया है? अर्थशास्त्र में दिया गया है। किसके लेखक कौन है? ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला देखो, इंडिका। इंडिका एक पुस्तक, अगली पुस्तक है इंडिका। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कौन था? तो आप कहोगे सेलुकस निकेटर का राजदूत। और सेलुकस निकेटर कौन था? तो सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। कौन था? सिकंदर का सेनापति। अब देखो, सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया तो उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में क्या किया भाई साहब? आक्रमण करके जीता। तो जब सिकंदर वहां से वापस गया तो वहां के क्षेत्र को सेलुकस निकेटर को सौंप दिया कि भाई साहब अब तुम देखो, मैं जा रहा हूं, ठीक ना। तो जब ये देख रहा था तो आगे जब चंद्रगुप्त मौर्य हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध हो गया। और युद्ध में भाई साहब सेलुकस निकेटर पराजित हुआ। पराजित होने के बाद सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। और उसी समय मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो बता देना मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। तो ये आपको ध्यान में रखना था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार कब से कब तक रहा? तो 304 बीसी से लेकर के 299 तक रहा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, ठीक ना। अब देखो, इसने भारत के संदर्भ में जब ये मौर्य साम्राज्य में था, पाटलिपुत्र नगर में रहा, ठीक है ना, मगध में रहा, तो जो कुछ देखा उसने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम था इंडिका। तो कौन लिखा था? तो ये ध्यान रहे, मेगास्थनीज ने जो कुछ मगध के बारे में देखा, उसके बारे में सुना, वो सब लिखा कहां? इंडिका में, ठीक है ना। तो उस पुस्तक को इंडिका में। अब इंडिका जो है ना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इंडिका जब ये लेकर चला गया यूनान, तो मतलब भाई साहब वहां लेकर गया अपने यहां, तो ये वहां इसके बाद वाले जो इतिहासकार हुए, उन इतिहासकारों ने इसकी किताब से अपने किताब में लिखा कि मेगास्थनीज ने ये लिखा था भारत के बारे में, मेगास्थनीज ने ये लिखा था। तो उनके विवरण से हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज क्या लिखा था। तो अगर पूछे कि मेगास्थनीज की इंडिका वर्तमान में उपलब्ध है, तो कह देना नहीं, वर्तमान में इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, खत्म हो गई है। यह ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये भारत के बारे में का बोलता है? ये कहता है, मेगास्थनीज कहता है भारत के में कि भारत में 7 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 7 जातियों के बारे में जिक्र करता है। लेकिन इसको पता नहीं था, इस असुर बहुत लंबा फेंक दिया है, ठीक है ना। बहुत कुछ तो ऐसा बोल दिया है कि मतलब उसे तर्क का कोई मतलब उसका लॉजिक कोई नहीं है। कहता है 7 जातियां। अब इसे जो 7 जातियां कहता है, जो जातियां कहता है, वो जाति नहीं होकर के पेशा है। जैसे देखो, बुद्धिजीवी, बताओ बुद्धिजीवी कोई जाति है? नहीं, बल्कि क्या है? पेशा, ठीक है ना। दार्शनिक कोई भाई सब जाति थोड़ी होता है। अगला कहता है योद्धा, बताओ योद्धा कोई जाति है भारत में? नहीं, बल्कि पेशा था, ठीक है ना। व्यापारी कोई बताओ जाति है? नहीं। पहला क्या कहता है? बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा किसान, उसके अलावा सभासद मतलब भाई साहब मंत्री, ठीक है ना, अधिकारी, निरीक्षक और गुप्तचर। तो ये 7 जातियां जिसे कहता है, ये 7 पेशे थे। तो पूछेगा आपसे कि मेगास्थनीज कितनी जातियों का जिक्र करता है? तो बता देना 7 जातियों का जिक्र करता है। मेगास्थनीज एक बात कहता है कि मेगास्थनीज कहता है पांड्य राज्य के बारे में जिक्र करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मेगास्थनीज किसके बारे में जिक्र करता है? मतलब किस राज्य के बारे में जिक्र करता है? किस भारतीय राज्य के बारे में जिक्र करता है? दक्षिण के किस राज्य के बारे में जिक्र करता है? तो कह देना पांड्य राज्य, ठीक है ना। पांड्य राज्य के बारे में कहता है मेगास्थनीज, कहता है पांड्य राज्य। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मेगास्थनीज इनमें से किस राज्य के बारे में जिक्र करता है? चोल, चेर, पांड, ठीक है ना, चेर पुत्र, ठीक है ना। ऐसे करके आपसे पूछेगा तो क्या लगाना कि मेगास्थनीज किसके बारे में जिक्र किया है? दक्षिण के पांड्य राज्य के बारे में। वो अपनी किताब में लिखता है कि दक्षिण भारत में
पांड्य राज्य है, जो मौर्यों के दक्षिण में पांड्य राज्य है, जो मोती उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहां पर मात्र सत्तात्मक सत्ता स्थापित है। तो ये ध्यान रहे, मेगास्थनीज पांड्य राज्य के बारे में जिक्र करता है और कहता है पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? मोतियों के लिए। और यहां पर कैसी सत्ता थी? मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। ये लिख लेना, कैसी सत्ता थी? मात्र सत्तात्मक। मेगास्थनीज पांड्य राज्य का जिक्र करता है और कहता है कि पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कहता है कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास व्यवस्था नहीं। अब इसको कौन समझाए भाई? वैदिक काल से मतलब दास व्यवस्था का प्रचलन चल रहा है, ठीक ना, दास दासी का परंपरा, ठीक ना। तो वहां से ध्यान रहे, ये कहता नहीं, ये कहता भारत के लोग लिखना नहीं जानते थे, लेखन कला नहीं जानते थे। स्टाल लगा लेना, कहता भारत के लोग लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ये भी ध्यान रखना है। ये कहता कि भारत में अकाल नहीं पड़ता। ससुरा चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था मगध में। इसको क्या पता? ससुरा जैन ग्रंथ में लिखा गया है कि भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है, 12 वर्षों का। अब इसको कहता कि भाई सब अकाल नहीं पड़ता है, तो ये सब ध्यान में रखना। और क्या कहता? पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से होता है। कितनी समितियां थी? 6 समिति मिलकर के पाटलिपुत्र का प्रशासन या नगर का प्रशासन करती थी, जिसमें कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार ये सारा पॉइंट लिखना। क्या? इंडिका के बारे में। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ये लिखना है। दूसरा पॉइंट, इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, ये लिखना है। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब से कब तक रहा था? 304 से लेकर 299 तक। इसने भारत में 7 जातियों के बारे में ब्यौरा दिया है। पहला बुद्धिजीवी या दार्शनिक, दूसरा योद्धा, व्यापारी या शिल्पी, किसान या पशुपालक, ठीक है ना, सभासद, निरीक्षक, गुप्तचर। अगला क्या कहता है? मेगास्थनीज पांड्य राज्य के बारे में जिक्र करता है और कहता है कि पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना, और यहाँ मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। और क्या कहता? भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। और क्या कहता? भारतीय लोग लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और क्या कहता? भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। और क्या कहता? और कहता कि एक बात तो ऐसा हाँक दिया कि आप मानेंगे ही नहीं। जैसे कहता कि भारत में ऐसी चींटी पाई जाती है जिसका खोल किसका बना है? चमड़ी, चीते की चमड़ी का है। और भाई साहब इसको किस काम में लगाया जाता था? सोना खोदने के लिए। बताओ, चींटी है, उसका भाई साहब खोल किसका, मतलब उसकी चमड़ी किसकी है? चीते के जैसा है। और भाई साहब क्या है? सोना खोदने का। बताओ, ये किंवदंतियों को भी उठा के अपने किताब में रख दिया। जैसा सुना होगा, मान लो कहीं गलती से ये नहीं सुना कि 100 सुनार का 1 लुहार का, नहीं तो ये ससुरा यूनान में जा करके तो भगदड़ मचवा देता ये बात बोल करके। तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ चीजों को कहता है। और कहता है कि भाई साहब बिना मक्खियों के शहद भी बनाते हैं भारतीय लोग। तो इससे पता चलता है कि भाई साहब लोग उस समय भी मिलावट की परंपरा थी, ठीक है ना, जैसे आज भी है, उस समय भी थी।